Take your You seat. allow the destruction Take your of Manipur. seat. That's my point. And Haryana, sir, as we see the elections are coming by. And law and order, which is alarming in Manipur, Haryana, J&K, and what? बताइए, एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी। We have seen the communal riots in Nuh and Gurugram in Haryana. अरे बैठ पीछे बैठ। व्यक्तिगत अरे बैठ नीचे। मंत्री जी, बैठ। माननीय मंत्री, that there is ethnic cleansing of the minorities in Haryana. हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी। जिन्होंने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर। I know Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I know him. Leave the house. सीएम का यह विशेष धर्म था, क्योंकि वह सीएम की कुर्सी में बैठे थे। उनका विशेष धर्म था कि वो इस वायलेंस को रोकने का काम करे। वो चाहे हरियाणा में हो, In Nuh, allegations are made that only Muslim houses are being demolished. माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है? इधर की जो नीति है सर, वो नफरत की राजनीति करते हैं सर, वो वोट की राजनीति करते हैं सर, और बीजेपी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है सर। साथियों, गजब हो गया। आज संसद भवन में जिस तरीके से विपक्ष ने अपनी आवाज बुलंद की, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भरे संसद में बेनकाब हो गई। उनकी जुबान से जवाब देने को नहीं बन रहा था। दरअसल लगातार जिस तरह से दो भाइयों को आपस में लड़ाया जा रहा है, दो समुदायों को अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते आपस में भिड़ंत की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, उसको लेकर लगातार विपक्ष अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहता था। विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए विपक्ष इंडिया गठबंधन के छतरी के नीचे अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था। और अब उस अविश्वास प्रस्ताव को आज लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई ने उस प्रस्ताव को पेश किया और उसके तहत ही चर्चा करने का, बोलने का विपक्ष को मौका मिला। और जैसे ही विपक्ष ने मुंह खोलना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेनकाब हो गई। गौरव गोगोई साहब ने पूरी तरह से, जिस तरह से दो समुदायों को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को सदन के पटल पर बिल्कुल खरे खरे सुना दी। और इतने कल्यू पॉइंट वो रखे कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आया कि वो करें तो करे क्या। आप एक एक शब्द सुनिए, किस तरह से गौरव गोगोई ने आज इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज़ को बुलंद किया, उनके अधिकारों का किस तरह से हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आने के बाद भी हरियाणा के नूह में किस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, हाई कोर्ट का आदेश आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें पहुंच गई हैं, विपक्ष मिलना चाहता है, उनको मिलने तक नहीं दिया जा रहा, फिर भी संसद में भी किस तरह से टोका टोकी की जा रही है। और आज मौका मिला तो विपक्ष ने कितनी बुलंदी के साथ और कितनी शालीनता के साथ इंसानियत को ध्यान में रखकर अपनी आवाज़ उठाई है। आप अपने कानों से सुन लीजिए। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के चाहिए, माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर, प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है। एक प्रधानमंत्री होने के नाते जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। अरे आप में से तो कोई गया भी नहीं, आप क्या जानेंगे? पहले जाओ और फिर हमें परामर्श दो।
पहले आप लोग जाओ। सर हम गए और बहुत दुख हुआ कि हमने समाज में दो वर्गों के बीच ऐसा बंटवारा, समाज के दो वर्गों के बीच हृदय में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा हमने पहले कभी नहीं देखा। हमने पहले कभी भी नहीं देखा कि आज समाज का एक वर्ग दूसरे के प्रति बदले की भाषा का प्रयोग कर रहा है। हमने कभी भी नहीं देखा कि एक प्रदेश में एक ऐसी लकीर खींच दी गई है। मुख्यमंत्री को इस सदन से पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी की राजधर्मों को याद करने के लिए सलाह दूंगा, जिन्होंने कहा कि राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा में भेद नहीं हो सकता, ना जन्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना समुदाय के आधार पर। सर आज इस माहौल में अगर सबसे ज्यादा पीड़ा किसी को झेलना पड़ा है तो महिलाओं और बच्चों को। हमने देखे हैं वो वायरल वीडियो में, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, उससे सबको पीड़ा हुआ। धर्मीय जगह को भी बख्शा नहीं गया, धर्मीय अनुष्ठान पर भी आज भीड़ घुसी और उसका असम्मान किया। आज इंटरनेट नहीं है, आप कहते हैं कि सब नॉर्मल है, स्थिर है, आज भी इंटरनेट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपनी बातें नहीं रख पा रहे। आज भी कितनी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, वो अपनी बात ही नहीं रख पा रहे। पहला उनकी राज्य सरकार विफल थी, दूसरा उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का, कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए, तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। सर बड़ी आश्चर्य की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इन उनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। किसकी सरकार है सर? ये किसकी सरकार है? ये एक कैसा राष्ट्रवाद है जो देश से ऊपर अपने सत्ता को ज्यादा महत्व देता है? इस सदन में जब 2012 में असम में कोकराझार में जब हिंसा हुआ, तो इस सदन में, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री, हमारे पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस सदन में उन्होंने बात रखी। जब कोकराझार में जब हिंसा हुआ तो उसके 7 दिन बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां पर गए और उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा असम में जाकर, वी आर वन पीपल, वी आर वन नेशन, वी मस्ट लिव टुगेदर एज सच, वी मस्ट रिस्टोर पीस एंड काम थ्रू आउट द एरिया। ऐसी बातें प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं कर? चलिए मेरे दल का नहीं, मैं आपके दल का उदाहरण देता हूं।
जब 2002 में गुजरात में जब दंगे हुए तो उस समय के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गुजरात गए थे, शाह आलम के वो रेफ्यूजी कैंप में गए थे। आप जब इंडिया को बदनाम करते हैं तो हमें तो भारत का तिरंगा दिखता है, जहां पे गेरुआ है, सफेद है, हरा है और बीच में अशोक का चक्र है। आज नफरत एक हथियार बन चुका है, नफरत एक हथियार बन चुका है वोट जीतने के लिए। वो चाहे मणिपुर में हो, वो चाहे हरियाणा में हो, वो चाहे कर्नाटक में हो, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो। आप जितना भी नफरत फैलाएं, आप जितना भी नफरत फैलाएं, हमने राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा किया है। आपके नफरत के बाजार में हम जगह जगह पे मोहब्बत का दुकान खोलेंगे। हम संविधान की सुरक्षा करेंगे। Our constitution that talks about equality, liberty, justice, fraternity, हम इस संविधान के आदर्शों की हम सुरक्षा करेंगे। इंडिया को जिताएंगे। इंडिया that is a union of states we will protect and we will win। जो 2024 में भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा। इनका अहंकार मत करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना प्रस्ताव यहीं पे रखता हूं। धन्यवाद। अकेले लोकसभा में ही नहीं साथियों, राज्यसभा में भी विपक्ष ने अपनी आवाज़ को पटल पर रखा और सीधे तौर पर कहा कि आप क्यों नहीं डिस्कस कर रहे। हरियाणा और मणिपुर में जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, चर्चों को फूका जा रहा है, मस्जिदों को जलाया जा रहा है, इमाम को मारा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, फिर उसका नतीजा भी विपक्ष को आवाज़ उठाने का भुगतना पड़ा। चेयरमैन साहब धनखड़ साहब ने बड़े ही तीखे अंदाज में कटाक्ष किया डेरेक ओब्रायन के ऊपर, उनको संसद से, राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया। पूरा प्रकरण आप देख लीजिए। You want discussion or you want 267? Sorry, I can't go against my ruling. I can't go against my ruling. There is another notice from Srimati Priyanka Chaturvedi. She wants discussion on Manipur and Haryana. Take your seat. You allow the discussion Take your on seat. Manipur. That's my point. The notices are not in conformity with the rules and my ruling dated 8 December 2022. I am unable to persuade myself to allow the notices received today. Honorable members, I name Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I name him. Move the proposal. Yes. I wish to move a motion for the suspension of Mr. Derek O'Brien for the remainder of this session for continuously and willfully disturbing the proceedings of the House, for disobeying the chair and for continuously creating disturbance in the House. Derek O'Brien is directed to leave the house. He is suspended for the rest of the session. The house. इतना ही नहीं, जिस भी विपक्ष के सांसद को मौका मिला, चाहे वो एनसीपी की सुप्रिया सुले हो या समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव या शिरोमणि अकाली दल के सिमरन कौर साहब हो या फिर टीएमसी के सेन साहब हो, उन्होंने अपनी आवाज़ इतनी बुलंद की कि भारतीय जनता पार्टी के कानों से धुआं निकलने लगा कि आज ही विपक्ष को क्या हो गया है, आज इनको मौका मिलते हैं, किस तरह से हमारी फजीहत हो गई है। एक एक नेता को सुनिए, एक एक लफ्ज़ को सुनिए। और विपक्ष ने जिस तरह से आज आम आदमी की आवाज़ बनकर संसद में गूंज उठाई है, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। इन नेताओं को जब भी ये हमारे बीच आते हैं, इनको सारा प्रकरण डिटेल में समझाना चाहिए, ताकि इसी तरह से सदन के पटल पर पूरे देश के सांसदों के बीच पूरे लाइव टेलीविज़न पर इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के धर्म की राजनीति और मुसलमानों को टारगेट करने की राजनीति, अल्पसंख्यकों को कुचलने की राजनीति बेनकाब हो सके। एक एक सांसद को आप सुन लीजिए। सीएम का यह विशेष धर्म था, क्योंकि वह सीएम की कुर्सी में बैठे थे, उनका विशेष धर्म था कि वो इस वायलेंस को रोकने का काम करे। सर, बीजेपी की जो नीति है सर, वो नफरत की राजनीति करते हैं सर, वो वोट की राजनीति करते हैं सर, और बीजेपी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार हैं सर। सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, internal security is at risk not only in Manipur, sir, but also in Mizoram, Tripura, South Assam, sir, and Haryana, sir. As we see the elections are coming by, the deteriorating law and order condition and the sense of security is deteriorating among the people of this country, sir. And law and order, which is alarming in Manipur, Haryana, J&K, and 1 or 2 cases of Maharashtra.
सर 9 इयर्स में 9 साल में 9 सरकारें बीजेपी ने गिराई है। अरुणाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और महाराष्ट्र 2 बार। It is destroying social harmony. We have seen the communal riots in Nuh and Gurugram in Haryana. They are still continuing, polarizing the communities, destroying federalism. Sir, in Nuh, allegations are made that only Muslim houses are being demolished by bulldozers. And the other thing is that the Punjab and Haryana High Court has passed the orders in Haryana that there is ethnic cleansing of the minorities in Haryana. The Rohingyas and other Muslim houses have been demolished by bulldozers. And the High Court, says, apparently without any demolition order and notices, the law and order problem is being used as a ruse to bring down buildings without following the procedure established by law. And the problem is that there is an exercise of ethnic cleansing. Now, these are very, very serious charges by the Haryana and Punjab High Court.